मोहनदास करमचंद गांधी, ये वो नाम है दोस्तों जिसने भारत की आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये वो नाम है जो अगर ना होता तो शायद भारत की आज़ादी की तस्वीर कुछ और ही होती। ये वो नाम है जिसने भारत सहित पूरी दुनिया को अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाया। दोस्तों ये वो नाम है जिसने अंग्रेजों के भारत में 200 साल पुराने साम्राज्य को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी या बापू या गांधी जी के नाम से जानते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल गांधी जी के प्रयासों से ही भारत को आज़ादी मिली है, मगर हाँ, गांधी जी की भूमिका असाधारण रही है जिसे मिटाया या भुलाया नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी कितने नॉन वायलेंस यानी अहिंसावादी थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि गांधी जी के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। मई 1883 में गांधी जी जब 13 वर्ष के थे तब उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा बाई जो कि 14 वर्ष की थी, उनसे इनका विवाह कर दिया जाता है और गांधी जी अपनी पत्नी को कस्तूरबा को प्यार से बा कह के बुलाया करते थे। गांधी जी का विवाह उनके माता पिता के द्वारा ही तय किया गया था क्योंकि उस समय में बाल विवाह ही प्रचलित था। दोस्तों अगर हम लोग बात करें गांधी जी के प्रारंभिक शिक्षा की, तो पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल पास किया और राजकोट से उन्होंने हाई स्कूल पास किया था। दोनों ही एग्जामों में उन्होंने एक एवरेज मार्क्स प्राप्त किए थे क्योंकि गांधी जी कोई बहुत पढ़ने लिखने में तेज नहीं थे, वो एक साधारण और एक एवरेज स्टूडेंट थे। मैट्रिक की परीक्षा के बाद उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद उनके परिवार वाले चाहते थे कि उन्हें बैरिस्टर बनाया जाए क्योंकि ये उनके परिवार, उनके माता पिता की इच्छा थी। लेकिन हाँ, जब वो भावनगर में रह करके पढ़ाई लिखाई करते थे तो वो बड़े नाखुश रहा करते थे। थोड़ी समस्याएं थी, पारिवारिक समस्या थी क्योंकि उनके पिता का देहांत हो गया था, ये सारी समस्या थी और उनकी माता भी उसके बाद थोड़ी नाखुश सी रहने लगी थी। 1888 में महात्मा गांधी लंदन चले गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए और उस समय में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाने वाले ये पहले बनिया थे। लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी 1891 में भारत वापस लौट आए और यहाँ वापस आने के बाद उन्होंने बॉम्बे में लॉ की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, लेकिन महात्मा गांधी इसमें विफल रहे। अब इसका कारण ये है कि गांधी जी यहाँ के जो लोकल छोटे मोटे केस भी जो हो रहे थे उनको भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है इसका कारण हो कि वो जिस तरह से लंदन से पढ़ के आए थे यहाँ की चीजों को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो। बहरहाल मसला ये है कि वो इंडिया में बॉम्बे में जो प्रैक्टिस कर रहे थे लॉ की, वो सही तरीके से नहीं कर पाए। तब जाकर के 1893 में गांधी जी से काठियावाड़ के एक सफल बिजनेसमैन जो कि दादा अब्दुल्ला थे, उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया और उनसे कहा कि आप हमारे लिए काम करिए अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जाकर के, क्योंकि जो दादा अब्दुल्ला थे उनके एक चचेरे भाई जो कि साउथ अफ्रीका में रहते थे, उन्हें एक लॉयर की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने गांधी जी से अप्रोच किया कि आप हमारे लिए काम करिए और गांधी जी ने तुरंत हाँ कर दिया और वो 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए। और दोस्तों साउथ अफ्रीका जाने के बाद ही महात्मा गांधी ने कलर डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका जाते ही महात्मा गांधी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही अपमानित महसूस होने लगा। वो घटना ये थी कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ट्रेन से सफर कर रहे थे और उनके पास टिकट था फर्स्ट क्लास का, और उन्हें ट्रेन से उतार दिया जाता है, बल्कि फेंक दिया जाता है इस वजह से क्योंकि वो एक इंडियन थे। Just what are you doing in this car, Coolie? I have a ticket. A first class ticket. How did you get out of it? I sent for it in the post. There are no colored attorneys in South Africa. Sir. और ये तो बस शुरुआत हुई थी।
क्योंकि जब साउथ अफ्रीका जब वो गए तो उन्होंने तरह तरह की ऐसी चीज़ों का सामना किया जिससे उन्हें ये एहसास होने लगा कि इंडियंस के साथ कितना भेदभाव हो रहा है, काले घोड़ों का कितना भेद कर रहे हैं ये घोड़े। और इन्हीं सब से तंग आकर के महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में ही सत्याग्रह का आह्वान शुरू कर दिया था और उन्होंने वहीं से इस बात का प्रारंभ किया और उन्होंने वहाँ पे खूब सुर्खियां बटोरी, क्योंकि वहाँ के लोग इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, प्रताड़ित थे जिस तरीके से घोड़े उनके साथ व्यवहार कर रहे थे। और यही जो उनकी सत्याग्रह करने की नीति थी, इसने भारत में और भारत की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी सदा के लिए भारत वापस आ गए, जिस दिन को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और दोस्तों, गांधी जी ने भारत आने के बाद अपना पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में किया, जिसके लिए उन्हें चंपारण के स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। दरअसल दोस्तों, बिहार के चंपारण जिले के किसानों के साथ बहुत ही अन्याय किया जा रहा था। उनसे जबरन जो है नील की खेती करवाई जाती थी सरकार के द्वारा, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने ये नियम बना दिया था कि चंपारण के किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य होगा। और उससे वहाँ के किसान बहुत ही ज्यादा परेशान थे, जिसे हम लोग 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के मिल हड़ताल में भाग लिया, जहाँ पर मिल मजदूरों ने मिल मालिकों से 50% बोनस की मांग कर रहे थे और मिल के जो मालिक थे वो मजदूरों को केवल 20% ही बोनस देने को राजी थे। इस पर जो वहाँ के मिल के मजदूर थे वो लोग हड़ताल पे चले गए और उन्होंने कहा कि हमें बोनस के रूप में 50% ही चाहिए। तब जाकर के महात्मा गांधी वहाँ पर आते हैं और वो दोनों को समझाते हैं, मिल मजदूरों से कहते हैं कि तुम 15% कम करो और मिल मालिकों को कहते हैं कि तुम 15% बढ़ाओ। जहाँ पे 20 और 50 का मामला था, वहाँ पर महात्मा गांधी ने मामले को 35% पे सुलटाया और मिल मजदूरों को 35% बोनस दिलवाया। इसी तरह दोस्तों, गांधी जी 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह में शामिल होते हैं और खेड़ा के किसानों की जो समस्या रहती है वो दरअसल ये होती है कि वहाँ पर फसल नहीं होता है, लेकिन जो सरकार और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जबरन वहाँ के किसानों से टैक्स वसूलना चाहती है। टैक्स वसूलने को कहती है कि फसल हो या ना हो, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। तभी जाकर के गांधी जी की यहाँ पे एंट्री होती है और गांधी जी कहते हैं कि कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। और पहली बार गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन का जो मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था वो यहीं से किया था। और सहयोग आंदोलन यानी कोई सहयोग नहीं किया जाएगा, हम कर नहीं देंगे, तुमको जो करना है करो। और साथ ही ये भी कहा कि पूरे गांव के लोगों से कह दिया कि कोई टैक्स नहीं देगा, तुमको जो करना है करो। दोस्तों, गांधी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो मूवमेंट था उसमें से एक था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, जो बहुत ही प्रभावशाली था और जिसने अंग्रेजी हुकूमत की तख्तें हिला के रख दी थी। उन्हें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब इंडियन पूरी तरह जागरूक हो चुके हैं, अब इन्हें किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। दोस्तों, इसके बाद गांधी जी का जो एक महत्वपूर्ण मूवमेंट होता है, सत्याग्रह होता है, वो होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे से जाना जाता है। उसके बाद दांडी मार्च, फिर उसके बाद आ जाता है 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। और फिर अंत में आकर के हम लोग जानते हैं कि इन तमाम प्रयासों के बाद और अनेकों वीरों के शहादत के बाद हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्रता के कुछ ही दिनों के बाद देश के महात्मा, देश के बापू, देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने कर दी और ये बेहद ही दुखदायक चैप्टर है हमारे इतिहास का, बहुत ही ज्यादा पेनफुल चैप्टर है। दोस्तों, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।